हेलो गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 2। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 इसका कवर कर लिया है, जिसमें मैंने आपको मेजर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी चीज़ें डिस्कस की, मेजर सिटीज़ डिस्कस की और वहाँ से मिलने वाले आर्टिफैक्ट या फिर मेजर साइट्स के क्या क्या स्पेशलाइजेशंस थे वो सारी चीज़ें डिस्कस की। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है देन मेक श्योर कि पहले आप पार्ट 1 देखें देन पार्ट 2 देखें। ये बहुत ही लंबी वीडियो होने वाली थी, इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट्स में कवर किया है। पहले पार्ट में मैंने बेसिक सारी चीज़ें बताई, किस तरीके से डिस्कवरी हुई, किस तरीके से एक्सकेवेशन हुआ, किस तरीके से आर्कोलॉजी और हिस्टोरियंस ने इसको एक रिफलर बना के जो वहाँ के आर्टिफैक्ट लिखे हैं, अब तक की हिस्ट्री लिखी। ठीक है, तो वहाँ तक हमने फर्स्ट वीडियो में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तक हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि हमें ऐसे कोई साइन नहीं मिलते हैं पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में जिससे हमें पता लगे कि वहाँ पर कोई राजा रहता था या फिर कोई एक ऑटोक्रेसी या ब्यूरोक्रेसी जैसा कोई भी स्ट्रक्चर हो जो बाद में डेवलप हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने मेजरली सारी चीज़ कवर कर ली थी। अगर आपको याद हो तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बता देती हूँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, क्या उनका कोई राजा था? चलो राजा नहीं था तो कोई एक फैमिली थी ऐसी जो सारे लोग मिलके रूल करते थे, या फिर ऐसा होगा कि एक बहुत बड़ा मंत्री शंत्री टाइप का होगा, कोई ऐसा था। तो देखो, हमारे पास उनके लिए जानने के लिए, उनकी पूरी लाइफ को समझने के लिए कोई भी लिटरेरी सोर्स नहीं है। उन्होंने बेसिकली कोई बुक्स नहीं लिखी, अपना कोई इतिहास नहीं लिखा, लेकिन हाँ उन्होंने अपने पीछे बहुत सारे ट्रेसेस छोड़े हैं। ट्रेसेस का मतलब होता है निशान। कैसे छोड़े हैं? जो चीज़ें उन्होंने यूज़ की हैं वो हमने उनकी स्टडी की है। ठीक है, केव्स पे उन्होंने पेंटिंग बनाई है। जो स्क्रैपर होते थे, ठीक है, स्क्रैपर वगैरह जानते हो, जिसको हम खरोंच के किसी भी चीज़ को वहाँ पे अपने उस चीज़ के इम्प्रिंट्स बना देते हैं। तो उन सारी चीज़ों से उन्होंने वॉल पे बहुत ज़्यादा खरोच के और ये सब करके कुछ ना कुछ कोई जानवर का पिक्चर बनाया है, कोई 4-5 लोग हैं किसी हाथी के पीछे भाग रहे हैं तो वो पिक्चर बना दिया। तो इस डिपिक्शन से ये हमें पता लगता है कि जिस तरीके से लोग वो चीज़ों को देखते थे देन उसे ड्रॉ करते थे। ठीक है, अगर अभी प्रेजेंट डे की बात करो तो बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं, पेंटिंग्स हैं जो रियल लाइफ को क्या करती हैं, डोनेट करती हैं। कैसे? कोई भी आप जा रहे हो कहीं खेलने के लिए तो वहाँ पे जो सीनरी आपको दिख रही है आप वही पेंट करना शुरू कर देते हो। ठीक है, और आप अपने फैमिली की पिक्चर्स बनाते हो, अपने भाई की, अपनी मम्मी की, इन सारी चीज़ों की पिक्चर बनाते हो। तो जिससे पता लगता है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपकी इंटरेस्ट कौन कौन से एरिया में है, और जो चीज़ आपने सामने देख के बनाई है वो जगह पहले कैसी थी, ठीक है, अब वो कैसी है। तो ये सारी चीज़ें हम एक अनुमान के तौर पे लगाते हैं। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितना हम जानते थे, जितना हमें पता था, वो हमने एकदम से ठोस सबूत के बारे में बताया। बट जो चीज़ हमें नहीं पता है हम उनका सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि शायद ये चीज़ ऐसी रही होगी, शायद वो चीज़ वैसी रही होगी। तो ये हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं चीज़ों को। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, देयर इज़ नो क्लियर एविडेंस ऑफ किंगशिप। ऐसा कोई क्लियर एविडेंस नहीं है जहाँ पे हमें किंगशिप के बारे में पता लगे। किंगशिप का बेसिकली मतलब होता है एक राजा। ठीक है, कोई राजा के बारे में यहाँ से हमें पता नहीं लगा है, कोई उसकी आर्मी के बारे में नहीं पता लगा है, कोई भी चीज़ ऐसी पता नहीं लगी जिससे हमें पता लगे कि ये राजा था। लेकिन हाँ, एक तरफ मैंने जब आपको बताया था कि सिटी का डिवीज़न कुछ इस तरीके से हुआ था कि कुछ लोअर टाउन था, स्ट्रक्चर जो प्लेन पे बना हुआ था, इसमें बहुत सारे घर बने हैं, पूरा नगर बसा है, और जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, वो थोड़े से ऊंचे प्लेटू रीजन पे बने हैं, जो थोड़ी सी ज़मीन ऊंची थी। तो एक अजम्पशन ये लगाते हैं हम कि शायद वहाँ पे जो पब्लिक हॉल होते होंगे, पब्लिक मीटिंग्स होती होंगी, या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती होंगी, कोई रिचुअल्स ये लोग फॉलो करते होंगे, तो वो सारी चीज़ें वहाँ ऊंची जगह पे करते होंगे, जिसको हमने सीटाडेल नाम दिया है। और ये लोअर टाउन में सारे लोग रहते होंगे, नीचे की ज़मीन में। इस तरीके से हम बातें करते हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ अ प्रीस्ट किंग स्टैचू। अब देखो, जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सकेवेशन किया, बहुत सारी चीज़ें निकली, चाहे वो यूटेंसिल्स हो, पॉटरी हो, बीड मेकिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है, बैंगल्स हो उनके, यहाँ तक कि एक साइन हमें लिपस्टिक का भी मिलता है। प्रेजेंटली जैसे लिपस्टिक नहीं, लेकिन हाँ हमें एक साइन ऐसा मिलता है, एक साइट है, वहाँ से हमें लिपस्टिक मिली है, कालीबंगा से हमें चूड़ियाँ मिली हैं। मतलब ये लोग भी खूब मेकअप वेकअप किया करते थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मैंने पिक्चर लगाई है ये एक प्रीस्ट किंग की पिक्चर है। हमने इसको नाम दिया है प्रीस्ट किंग। ठीक है, वो नहीं है कि उन्होंने उसको प्रीस्ट किंग बोला था। हमने सारी चीज़ों को कोई ना कोई नाम दिया है जिससे हमें उन्हें समझने में आसानी हो। ठीक है, हम किसी चीज़ को और समझें अच्छे से, ये नहीं कि उसको और कॉम्प्लेक्स बना दें। जो चीज़ समझ में आ रही है वो तो आ ही रही है, और जो नहीं समझ में आ रही थी उनको और ज़्यादा हमने जटिल कर दिया। तो ऐसा नहीं होता जो चीज़ हमें, तो प्रीस्ट किंग को हमने इस स्टैचू को नाम दिया है प्रीस्ट किंग। तो इसका
लोग सोचते हैं ये स्टैचू देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? देखो इनके तन पे एक शॉल जैसी आपको दिखाई दे रही है, वहाँ पे फ्लावर्स के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जो इनकी आंखें हैं वो बंद हैं, और इनकी दाढ़ी देखो, कान देखो गोल मटोल बने हैं। तो एक अजम्पशन ये लगाया जाता है, क्या ये प्रीस्ट किंग थे? प्रीस्ट किंग का मतलब होता है पुरोहित थे क्या वहाँ पे, मतलब सारे यज्ञ क्या करते थे, या फिर कोई रिचुअल्स ये परफॉर्म क्या करते थे। आप अगर मूवीज़ देखने के शौकीन हो ना, तो बहुत सारी मूवीज़ ऐसी साउथ इंडिया में बनी है जिसमें वो लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट के जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनकी लाइफ को ग्लोरीफाई करते हैं, उनको बताते हैं कि वो कितना सेग्रेट तरीके से रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, पानी को माँ मानते हैं, पत्थर को पूजते हैं, बहुत बड़े पहाड़ को, जिनको और क्योंकि वो पहाड़ भाई उन्हें सर्दी बरसात धूप में बाढ़ बाढ़ में शेल्टर देता है, तो उसको पूजेंगे, वो उनको माँ मानते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो वो उनका जो कल्चर है वो अभी भी क्या है, बहुत पुराना कल्चर है उनका, वो अभी भी नेचर की वर्शिप कर रहे हैं, उनके कोई कुल देवी कुल देवता होते हैं वो लोग वर्शिप करते हैं। तो इसी तरीके से इस स्टैचू को देख के अनुमान लगाया गया है कि हो सकता है कि उन सारी कम्युनिटी में एक ऐसा हेड हो जो इन सबको क्या कर रहा हो, गाइड कर रहा हो, डायरेक्ट कर रहा हो कि आपको अब ये करना है, आपको वो करना है, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें शायद हो सकता है कि प्रीस्ट किंग लोगों को बताता हो और इसी के कहे अनुसार सारे लोग चलते हों। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिली है। दूसरा क्या है, सेंट्रलाइज प्लानिंग इंडिकेट स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस। अब देखो, जब मैंने आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि किस तरीके से ग्रिड पैटर्न बना हुआ है और सबके वेल्स अलग अलग बने हैं, और सारे लोगों के घर ऐसे नहीं कि दरवाजे खोल रहे हैं तो दूसरे के घर में दिखाई दे रहा है, वेल प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो इससे हमें एक अंदाज़ा लगता है कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सेंट्रलाइज प्लानिंग हो। अब स्ट्रिक्ट प्लानिंग कैसे हो सकती है? तो वो ह्यूमन का नेचर ना बहुत ग्रीडी है, उसको भाई ज़मीन अगर दे दो ना रहने लायक एक के, तो वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं एक मैं नहीं, मैं और जगह में रहूँगा, मुझे और जगह दो। तो हो सकता है मे बी के लोगों में बहुत ज़्यादा एकदम डिसिप्लिन लाने के लिए कोई तो ऐसी अथॉरिटी रही होगी जिसने पूरे नगर को प्लान किया होगा। उन्होंने डिवाइड किया होगा कि ये घर में तुम लोग रहोगे, इस घर में तुम लोग रहोगे, यहाँ से नालियाँ जाएंगी, यहाँ से सड़कें जाएंगी, और यहाँ पे जाके सारा डंप करोगे कूड़ा करता जो भी वेस्ट है। तो ऐसे हमें लगता है, ऐसे हम एक आइडिया थॉट प्रोसेस बनाते हैं कि हो सकता है कि सेंटर से प्लानिंग होती हो, मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे उस समाज में जो मिल के पूरे टाउन को जिन्होंने प्लान किया होगा कि हम इसको ऐसे बनाएंगे वैसे नहीं बनाएंगे, और उसमें सारे लोगों की रजामंदी होगी। ऐसा नहीं कि आधे लोग अलग चल रहे हैं आधे लोग अलग चल रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसका स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ होता। क्योंकि अगर कुछ लोग जैसे होते हैं ना, गांव में रूठ जाते हैं और ज़मीन के विवाद लेके अपना पूरा गली घेर लेते हैं, या फिर वो कोई कुएं पे कब्जा कर लेंगे, अननेसेसरी अपनी नींव को आगे बढ़ा लेंगे, सड़क को छोटा कर देंगे। और अगर ऐसे लोग रहे होते अगर उस समाज में, तो शायद हड़प्पन की जो पूरी टाउन प्लानिंग है एडवांस एकदम से वो नहीं होती। तो ऐसे हम एक बस रफ सफ सा कैलकुलेशन लगाते हैं कि शायद वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज प्लानिंग होगी। अब जब सेंट्रलाइज प्लानिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे कौन होंगे, स्ट्रॉन्ग पीपल होंगे जो सबको कह रहे होंगे कि तुम्हें ये करना है वो करना है, और कोई भी इसके अगेंस्ट किया विल के, देन उसका हो गया काम। पता नहीं है, बस कह रही हूँ मैं, ऐसे हो सकता है मे बी। नेक्स्ट हम इसके बाद देखेंगे इकोनॉमी के बारे में, देखेंगे कि उनकी इकोनॉमी क्या थी, कैसे क्या काम करते थे, क्या खाते पीते थे, टैक्स का क्या सिस्टम था, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ मिली हैं जिनसे हमें पता लगता है कि उनकी मेजरली इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट थी और सारे लोग क्या काम करते थे। ठीक है, इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब होता है लोग क्या काम कर रहे हैं, कंट्री में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, क्या उसके किस तरीके से उसके रेट हैं, या फिर ये सारी चीज़ें हैं। तो इकोनॉमी देखेंगे तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। ठीक है, कोई चीज़ है नहीं उनके पास, ना कोई ऐसी चीज़ है कि कोई बिजनेस भी नहीं है उनका, बिजनेस खोलेंगे बड़ा सा, छोटे मोटे शॉप्स होते थे। इंडस्ट्री जिसको हमने नाम दिया है, बीड मेकिंग इंडस्ट्री है, टूल मेकिंग इंडस्ट्री है, लेकिन ऐसे कोई बहुत बड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस नहीं थे इन लोगों के। कोई व्हीकल्स नहीं थे, जैसे आज हम देखते हैं पूरी दुनिया में इतने सारे व्हीकल्स हैं, चाहे मोटरसाइकिल ले लो, चाहे आप 4 व्हीलर्स ले लो, 3 व्हीलर्स ले लो। तो ये सारी इकोनॉमी इनकी नहीं थी। इनका इकोनॉमी का पार्ट बेसिकली क्या था, एग्रीकल्चर। सारे के सारे लोग कैसे थे, किसान थे सारे लोग,
खेती करते थे। और इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स करते थे, कौन कौन सी फसल थी इनकी, तो हम वीट को देखते हैं, गेहूँ, बारले जिसको बाजरा कहते हैं, जौ कहते हैं, हाँ। कॉटन को, फर्स्ट टू ग्रो द कॉटन। देखो कॉटन इज़ द फर्स्ट, हम पूरे इंडिया में हम लोग पहले लोग हैं जो ये क्लेम करते हैं कि जो कॉटन था, जो हमने कॉटन बनाने की जो टेक्निक है वो हमारे इंडिया ने ही शुरू किया, ठीक है। इंडिया, हम पहले ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे जिन्होंने कॉटन का प्रोडक्शन किया। एंड द पल्सेस, और हमने पल्सेस का भी प्रोडक्शन किया। तो ये सारी हमें एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में देखने को मिलता है कि किस तरीके से हड़प्पन सभ्यता के लोग सारे एग्रीकल्चर पे टोटली डिपेंडेंट थे। इरिगेशन कैनाल लाइक स्ट्रक्चर एट धौलावीरा। देखो इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई। सिंचाई का मतलब होता है जब फसल सूख जाती है तो उसमें पानी वानी भी तो लगाते हैं। अगर आप रूरल एरिया से हैं तो आपने देखा होगा कि जब खेती वेती करते हैं तो कांस्टेंट पानी देना पड़ता है, कांस्टेंट जाना पड़ता है उसको, जंगली जानवर ना ख़राब कर दें और कोई उसमें डिफेक्ट ना आ जाए फसल में, तो हम लोग कंटिन्यू उसकी देखभाल करते रहते हैं। मैंने तो पहले देखा था कि कुछ किसान तो अपने खेतों में भी सोया करते थे इन सब चीज़ों को देखने के लिए, बहुत पहले की बात है, ठीक है। तो इरीगेशन के लिए हमें कैनल्स के स्ट्रक्चर देखने को मिले। देखो कैनल्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा ड्रॉ करके यहाँ पे, अगर आपको समझ में आ जाए तो। यहाँ से एक नदी जा रही है, मान लो ये नदी है, ठीक है, प्यारी सी हमारी नदी बना रहे हैं, ये बड़ी सी नदी है और किसी का प्लॉट यहाँ पर है, ये खेत है। अब इसको ये वाला पानी कैसे लाना है, अब भाई वो उसमें तो भर के लाएगा नहीं बाल्टी में, तो ये लोग पूरे गांव वाले मिलके क्या करते थे, यहाँ से दूसरा इसको कट मार दिया करते थे इसमें, और दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ से नदी को निकाल दिया करते। इसको हम कैनाल्स कहते हैं, जो कैसे होते हैं, ये आर्टिफिशियल होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं, हम ह्यूमन्स इनको अपने नीड के लिए बनाते हैं। तो जब पानी यहाँ तक आया तो डिस्टेंस कितनी हो गई, कम हो गई, फिर इन सारी फील्ड्स को क्या होता है, ये फील्ड को सारी फील्ड्स को पानी मिल जाता। तो इस तरीके से बड़ी सी नदी को काट के छोटे छोटे कैनल्स बनाते हैं जिसमें पानी के डायरेक्शन को अपनी डायरेक्शन में मोड़ देते हैं और उधर से क्या होता है, पानी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। तो यहाँ से समझ में आया। तो जो कैनाल के स्ट्रक्चर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, धौलावीरा में देखने को मिलते हैं, जो कि एक हड़प्पन साइट है, ठीक है। आगे हम ट्रेड की बात करेंगे। अब देखो ये लोग एग्रीकल्चर तो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में आपने देख लिया क्या क्या कर रहे हैं, वीट, बार्ले, कॉटन, इन सब की खेती कर रहे हैं और इरिगेशन के भी साइन मिल रहे हैं। दूसरा ये लोग ट्रेड भी कर रहे हैं। ट्रेड क्या है, एक्सटर्नल ट्रेड क्या करते हैं और इंटरनल ट्रेड क्या करते हैं, वो चीज़ हम समझेंगे। देखो इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है ये आपस में अपने ही देश में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब किसी को कुछ बेच रहे हैं, किसी से कुछ खरीद रहे हैं, किसी की डिमांड पे कुछ बना रहे हैं, और मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए वो उन चीज़ों को फुलफिल कर रहे हैं। तो इसमें बीड्स आ गए, पोट्री आ गई और मेटल टूल्स। देखो टूल्स ऐसी चीज़ होती है हर किसी को ज़रूरत पड़ती रहती है, हर किसी को। आप किसी चीज़ का भी ले लो, आप स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करते हो, आप वो पता नहीं क्या क्या टूल्स होते हैं, वो सारे टूल्स आप यूज़ करते हो, ठीक है। हैमर होते हैं, नेल्स होते हैं, ये हथौड़ी और ये क्या कील वगैरह, तो इन सब चीज़ों को आप यूज़ करते हो। तो हमारे डेली यूज़ की चीज़ें हैं, मतलब कि जब आप कारीगर हो, कांस्टेंट काम कर रहे हो, आपके घर बन रहे हैं, आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो उसमें क्या है, हल की ज़रूरत है आपको। और आयरन के जब टूल्स बन गए हैं तो वो भी एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहे हैं। पहले बेसिकली सारी चीज़, सारे टूल्स इस पर्पज़ से बनाए जाते थे कि वो एग्रीकल्चर में यूज़ हो जाए। ऐसी कोई मिट्टी है जो बहुत ज़्यादा कैसी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सॉलिड हो गई है, तो उसको हम, उसके जो बड़े बड़े लम्स बन जाते हैं, ठीक है, उसको फोड़ फोड़ के क्या करें, हमें मिट्टी को एकदम प्लेन करना है, देन उसमें पानी डालना है जिससे मिट्टी में थोड़ी फर्टिलिटी आएगी। तो ये सब काम करने के लिए हमें प्राइमरीली किसकी ज़रूरत पड़ती थी, टूल्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो जो लोग थे वो इंटरनल ट्रेड में क्या करते थे, ये टूल्स का व्यापार किया करते थे। और पॉटरी, बर्तन तो भाई सबको चाहिए, ठीक है, बेसिक काम है उसका, खाना बनाना है, फूड स्टोर करना है, खेत पे भी खाना लेके जाना है, जो लोग खेत पे काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई आ गया है तो उसके घर भिजवाना है, इधर उधर अभी भी होता है, पहले भी होता तो भाई वो भी ह्यूमन बींग्स थे, हम भी ह्यूमन बींग्स हैं। हम आज का समाज देखते हैं किस तरीके से हम रह रहे हैं, हमारी चीज़ों में फ़र्क आ गया है, वैसे हमारे लाइफस्टाइल में इतना फ़र्क नहीं है। हम भी एक सोशल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, हमारे आसपास भी घर बने हुए हैं, उनके आसपास भी घर बने होंगे, उनके भी रिलेशंस अच्छे होंगे एक दूसरे से, पड़ोसियों से, और आना जाना लेना करना होता होगा, हमारा भी आना जाना लेना करना है। बस वो चीज़ें हमारे टाइम में क्या है, टेक्नोलॉजी ने जगह ले ली है, उनके टाइम में क्या है, पूरा वो रूरल तरीके से जी रहे हैं, पूरा एकदम ब्लैक एंड वाइट में चले जाओ वैसे जी रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनल ट्रेड में ये सब चीज़ें होती थी। एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता था, देखो एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब है जब आप किसी दूसरे देश के साथ ट्रेड करते हो। अगर आप अभी की बात करें, प्रेजेंट डे की बात करें, तो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड बहुत 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 ज़्यादा है,
मतलब हम पूरी दुनिया में अपना सामान भेजते हैं, चाहे वो चाइना हो गया, चाहे वो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जितनी भी कंट्री के नाम याद है ना आपको बढ़िया बढ़िया, सब में, हाँ हम सब में अपना सामान बेचते हैं जो हमारे यहाँ अच्छा बनता है, और सारे देशों का सामान हमारे यहाँ आता है। आप अगर कोई टीवी लेने जाओ, कोई फ्रिज लेने जाओ, लैपटॉप लेने जाओ, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपके पास इतनी चॉइसेस हों कि आपको अमेरिकन कंपनी का चाहिए, कि आपको चाइनीज़ कंपनी का चाहिए, कि जर्मनी कंपनी का चाहिए, मल्टीपल चॉइसेस होती हैं आपके पास। उसी तरीके से एक्सटर्नल ट्रेड में हम क्या करते थे, ये हड़प्पन वाले लोग मेसोपोटामिया से क्या करते थे, ट्रेड किया करते थे। अब ये मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी? अब देखो, बेसिकली 4 महान सभ्यताएं हुई हैं इतिहास में, जिसमें एक इंडस वैली सिविलाइजेशन है, चाइनीज़ सिविलाइजेशन है, इजिप्ट की सिविलाइजेशन है, और ये मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो ये जो मेसोपोटामिया का जो रीज़न है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये रीज़न है, ये जो अरबिक आपको दिखता है, अरबिक सहारा डेजर्ट, ये पूरा रीजन जो नील रिवर है, इस पूरे रीजन में ये वाली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, जिसको मेलुआ कहते थे। ठीक है, उनका नाम क्या है, उस जगह का नाम मेलुआ होता था, मेसोपोटामिया तो हम अब कहते हैं। तो इसमें क्या है, इन लोगों का ट्रेड उन लोगों से होता था आराम से। ये, और हमें ये पता कैसे लगा, क्योंकि जो मेलुआ में जो लोग करेंसी यूज़ किया करते थे, जो सिक्के वगैरह यूज़ करते थे, या फिर जो सील्स को वो यूज़ करते थे, वो हमें कहाँ से मिली हैं, वो हमें राखीगढ़ी में मिली हैं। मतलब राखीगढ़ी कहाँ है भाई, ऑब्वियस सी बात है हमारे हिंदुस्तान में है। तो आप खुद से सोचो, मेसोपोटामिया की सील हमारे यहाँ क्या कर रही है, मतलब क्या हुआ होगा? ऐसा तो है नहीं कि उड़ के आ गई भाई, या फिर ऐसा भी नहीं है कि पानी में बह के आ गई, कैसे आ गई? तो एक ही सिंपल सा आंसर है कि यहाँ के लोग जाते होंगे वहाँ पे, ट्रेड करते होंगे, और उनकी ही करेंसी यहाँ पे लेके आ जाते होंगे। ठीक है, ऐसा होता होगा। जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता होगा, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा यूनिक होता होगा जो हमारे देश में नहीं मिलता होगा, तो वहाँ से वो लोग सामान लोड करके हमारे देश में ले आते होंगे, और हमारे देश में कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जो उनके देश में नहीं मिलती होंगी, वो वहाँ पर जाके लोग बेचते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, दोनों भी सिविलाइजेशन में एक तरीके से इकोनॉमी इस्टेब्लिश हुई और ट्रेड इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आराम से? भाई यही होता है, हमारे मसाले जो हैं, हमारे इंडिया के मसाले आज भी पूरी दुनिया में फ़ेमस हैं। चाहे आप कैसे भी गरम मसाले लो, खड़े मसाले लो, और ये ब्लैक पेपर होता है, वो बहुत 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 ज़्यादा फेमस है, क्योंकि हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस हैं इन मसालों के लिए। चाहे टी का प्रोडक्शन हो गया, हाँ टी हो गया, शुगर केन हो गया, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरीके से क्या है कि हमें मेसोपोटामिया ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और इनमें करेंसी हम देखते हैं भाई किस में ट्रेड कर रहे हैं। भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं, कुछ तो दे रहे होंगे कि बस ऐसे ही कर रहे हैं, तो हमें इनके पास से कोई कॉइन नहीं मिलते हैं। ठीक है, आज आप प्रेजेंट डे 5 रुपए का सिक्का देखते हो, 10 का देखते हो, अब तो 20 का भी आने लगा है मेरे ख्याल से, हाँ मैंने 1-2 देखे हैं। तो ये जो सारे सिक्के हैं ना, तो ये सारे कोई भी सिक्के यूज़ नहीं होते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। एंड द ट्रेड वाया बार्टर एंड स्टैंडर्डाइज वेट। देखो ट्रेड किससे होता था, बार्टर सिस्टम से होता था। ठीक है, बार्टर सिस्टम का क्या मतलब होता है मैम जी? तो देखो बार्टर सिस्टम का सिंपल सा मतलब होता है, आपके पास 4 किलो आलू हैं, ठीक है, मेरे पास 4 किलो टमाटर हैं, मुझे भैया चाहिए आलू, क्योंकि मैं यार बिना आलू के टमाटर की सब्ज़ी बना नहीं पाऊंगी, और आप कहोगे यार मैं आलू की सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, मुझे ना टमाटर डाल के सब्ज़ी खानी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैं अपने 1 किलो, उन 4 किलो टमाटर में से 1 किलो टमाटर को पॉलीथिन में भरूंगी, और उससे कहूँगी अरे लो आंटी जी, आप ऐसा करो, ये ले लो टमाटर, और आप 1 किलो उसके बदले में आलू दे दो। तो बेस्ट है ये तो यही सिस्टम होता था। उनको करेंसी से कोई मतलब नहीं है, पैसे उनको चाहिए नहीं, वो तो ये सोचते होंगे यार पैसे का खाएंगे, आलू दे दो हमें, हम आलू तो खा भी लेंगे। तो बार्टर सिस्टम चल रहा था। बार्टर सिस्टम अभी भी चलता है कई पार्ट्स में, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बार्टर सिस्टम को फॉलो करते हैं, और सारी चीज़ चलती है। और मैं सच बताऊँ, बिल्कुल बिल्कुल आपके दिल से टच करने वाली चीज़, बार्टर सिस्टम हम अपने घर में भी करते हैं। आप किसी से चीनी मांगने जाते हो ना, तो क्या होता है, उनकी कटोरी अगर घर आ जाती है तो भाई खाली नहीं भेजते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में ये चीज़ है कि हम कहीं से कुछ ले लेते हैं तो भाई उसको देते हैं वापस। जैसे हमने कहीं से कुछ अर्जेंट में मांग लिया कि हमें चटनी दे दो, तो उनकी कटोरी जब हमारे घर आ जाती है तो अगली बार हम कुछ क्या करते हैं, उसमें मिठाई रख के दे देंगे, या फिर हमारे घर पे हलवा वगैरह बनेगा तो हम वो रख के वापस कर देते हैं। तो ये चीज़ें अभी भी हैं, ठीक है, लोग अभी भी कल्चर्ड हैं, ये हमारे कल्चर में है कि हम ऐसे करते हैं। ठीक है, कोई चीज़ ले लेते हैं देन उसको वापस करते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी आई होप, कि उनकी इकोनॉमी कैसी थी, कैसे काम कर रही थी उनकी इकोनॉमी, और प्राइमरीली किस पे डिपेंडेंट थी। ठीक है,
तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हाँ, अब पढ़ेंगे उनकी इंडस्ट्री के बारे में और क्राफ्ट के बारे में, कौन कौन सी इंडस्ट्री लगा रखी थी उन्होंने, ठीक है, और क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या क्या करते थे। तो सबसे पहले तो पोट्री आ जाएगा। देखो ये कितनी प्यारी सी पोट्री बनी है, ये देखो ये बनी है, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। मुझे मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी मैं मेले में जाती हूँ तब तक वो सारे ख़त्म हो चुके होते हैं, कभी भी नहीं मिलते ढंग से। तो देखो जो पोट्री होते थे वो रेड वेयर एंड ब्लैक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में होती थी, ठीक है। अब रेड वेयर क्या होते हैं, जब आप मिट्टी बनाते हो, आपने बहुत सारी रील्स वगैरह में देखा होगा, ठीक है, जो वो होते हैं जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो उससे गोल गोल एकदम पहिया घूमता है, उसमें मिट्टी डाल लेते हैं और मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, फिर उसको बेक करते हैं, मतलब उसको सेकते हैं, आग में तपाते हैं, देन वो रेड कलर की टर्न हो जाती है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेड वेयर पोट्री कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और कुछ कुछ ब्लैक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस को वो स्टैब्लिश करते हैं। अब ब्लैक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन कौन सी हैं, देखो यहाँ पे आपको ये दिख रही हैं, ये दोनों मस्त से टूटे हुए से वो क्या घड़े हैं, हाँ वही हैं। तो इनके ऊपर देखो ये डिज़ाइन दिख रही है आपको, अरे ये देखो ना, ये पहिया से दिख रहे हैं, ये व्हील सा बना हुआ है, तो ये डिज़ाइन दिख रही है इसको, ठीक है। तो ये डिज़ाइन इस तरीके की ये लोग पोट्री को यूज़ किया करते थे। तो समझ में आ गया कि ये लोग कैसी पोट्री यूज़ किया करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई अच्छे से कि पोट्री कैसी होती थी और पोट्री क्या होती है, किसे कहते हैं। इमेज मैंने ऑलरेडी लगा रखी है, ज़्यादा बनो मत, चुपचाप समझ लो, इसी को कहते हैं, ठीक है। दूसरा इनका क्या काम होता था, बीड मेकिंग का काम होता है। बीड मेकिंग जानते हो, मोती जानते हो, मोती, ऑब्वियस सी बात है भाई, मोती जानते हो। तो ये लोग मोती वोती भी बनाते थे, ठीक है, उसको गले में पहनते थे, हाथों में पहनते थे, और ये काम होते थे इनके। तो बीड मेकिंग के साइन हमें कहाँ से मिले हैं, चौंदड़ों से मिले हैं। अब देखो मैं यहाँ पे एक अच्छी सी छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ आपको, मेरे छोटे मोटे बच्चों को। तो देखो हमें कहाँ से पता लगा कि ये इंडस्ट्रियल एरिया था या फिर ये यहाँ पे लोग ये काम क्या करते थे। तो हमें ऐसे पता लगा, एक गुफा मान लेते हैं, छोटी सी नहीं, बड़ी सी मान लेते हैं, चलो एक गुफा मान लेते हैं जो कि शहर से थोड़ा दूर है। वहाँ पे 10 लोग हैं और 10 लोग वहाँ पे क्या करते हैं, बीड मेकिंग का काम करते हैं। सारे लोग वहाँ पे ना मोती वगैरह बनाते हैं। तो वो अपने सारे टूल्स ले जाते हैं और उस जगह पे गुफा के अंदर बैठ के वो लोग खटपट करके उसको शेप देते हैं। जो ख़राब हो जाती है उसको वहीं छोड़ देते हैं, जो टेढ़ी बन जाती है उसको फेंक देते हैं वहीं के वहीं। और जब वो खटपट कर रहे हैं तो उसमें से जो साइड में से चीज़ें निकल रही हैं भाई, मतलब होता है ना, आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो छोटी छोटी चीज़ें उसमें से निकलती रहती हैं, जो को हम वेस्टेज कहते हैं, छोटी से छोटी चीज़ें, तो वहीं के पड़ी पड़ी हैं। तो इस तरीके से हमें पता लगा है कि यहाँ पर लोग क्या करते होंगे, बीड मेकिंग का काम करते होंगे। आर्कोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, मैंने आपको बहुत पहले बताया था। आर्कोलॉजिस्ट की नज़र से भाई कुछ नहीं हट सकता। वो छोटी से छोटी चीज़ को डिटरमाइन कर लेते हैं, उसको फटैक से पकड़ लेते हैं चिमटी से और अपने उसमें डाल लेते हैं पॉलीथिन में कि भाई कल इसको लेबोरेटरी में लेके जाएंगे। क्योंकि सबको ना एकदम वो लगी रहती है रेस कि मुझे कुछ नया मिले, मुझे कुछ नया मिले, मैं बताऊँ, फिर मेरा नाम आए बुक्स में। सबको लगता है भाई अपना नाम और आइडेंटिटी सब बनाना चाहते हैं। तो इसी तरीके से हमें पता लगता है कि ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया थे। यहाँ पे क्या होती थी, इंडस्ट्री बनती थी, यहाँ लोग काम करते थे। एंड द मेटल वर्क, और तीसरा हम देखेंगे मेटल का काम होता था, ठीक है। मेटल का क्या काम होता था, जिसमें ब्रॉन्ज, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, इन सब चीज़ों के क्या बनते थे, वेपन्स बनते थे, इनके टूल्स बनते थे और लोग इनको यूज़ किया करते थे। वेपन्स की और टूल्स की बात ही नहीं है, यहाँ से कई सारी चीज़ें ऐसी बनती थी जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आती थी, जैसे नीडल्स हो गई, ठीक है। गोल्ड को क्या है एज अ ज्वेलरी यूज़ कर लिया, और क्या है उसको खेतों में यूज़, जो भी हार्ड मेटल्स होते थे ना इनके पास, उन सबको ये मोस्टली एग्रीकल्चर में ही यूज़ किया करते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर इनका प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। उसमें अपनी जी जान लगा दे रहे हैं बेचारे, क्योंकि उन्हें कुछ करना तो है नहीं, ना इन्हें पढ़ाई लिखाई करनी है, ना इन्हें IAS वाईएएस बनना है, इन्हें क्या करना है, एग्रीकल्चर करना है, 2 वक्त का खाना खाना है, शिकार मारना है और सो जाना है। क्या भाई साहब क्या लाइफ थी, कभी सोचते बढ़िया थे वो लोग। लेकिन यहाँ पे हमें आयरन के कोई भी साइन नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ अब तक इन्होंने आयरन की खोज नहीं कर पाई है। आगे चल के ये आयरन की खोज करेंगे तो इनकी ज़िंदगी में एकदम उछल पुछल आ जाएगा, ठीक है। टेक्सटाइल की बात करेंगे, एविडेंस ऑफ कॉटन फैब्रिक इंप्रेशंस। तो टेक्सटाइल में अगर हम बात करें तो हमें कॉटन के फैब्रिक के बहुत ज़्यादा इंप्रेशंस मिलते हैं। हमें पता लगता है कि ये लोग कॉटन की भी खेती क्या करते थे, जिसकी वजह से हम दुनिया में पहले नंबर पे आते हैं। एंड आर्ट एंड स्कल्पचर, आर्ट की बात कर लेंगे, आर्ट फॉर्म्स इनकी क्या है, स्कल्पचर इनके क्या है, ठीक है। आर्ट और स्कल्पचर में क्या पढ़ाया जाता है मेनली, आपने एक घर बनाया, सब पूछते भाई क्या आर्ट स्कल्पचर क्या है, जो आपने जिस तरीके की डिज़ाइन उसको डिज़ाइन किया है। जहाँ कमरे बनाए हैं, कमरे में 4 खिड़कियाँ लगाई हैं, खिड़की में वेंटिलेशन पड़ा हुआ है, और जो गेट है दरवाज़ा उसके ऊपर आपने एक जालदानी क्या कहते हैं उसको, हाँ वेंटिलेशन कहते हैं, उसमें बहुत सारी एक तरीके से
फ्लावर्स की बना दी है। तो ये सब आर्ट में आता है, आर्ट एंड कल्चर में क्या स्ट्रक्चर है, क्या घर में कौन कौन से आर्टिफैक्ट हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके घर में, ठीक है, वो सब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मिलती हैं सील। देखो सील मिलती हैं, ठीक है, इन्हें सील ही कहते हैं हिंदी में भी इंग्लिश में भी। पशुपति सील मिलती है, यहाँ पे प्रोटोशिवा को हम मानते हैं। पशुपति सील का मतलब क्या है कि देखो ये यहाँ पे पहले इमेज देख लो, ये एक सील की इमेज है, ठीक है। इसको क्या करते थे ये लोग, पहले इसको सेमी लिक्विड से बनाते थे, सॉरी सेमी सॉलिड चीज़ से बनाते थे, देन इसको बेक किया करते थे, ये ठोस हो जाया करती थी, बहुत ज़्यादा ठोस हो जाया करती थी, और जो भी इस पर साइन दिख रहा है ना, ये साइन वैसे ही बन जाया करते थे। तो ये सारे जो साइन हैं, तो वो किसके साइन बनाते थे भाई, उस पर जानवर बना दिया करते थे और ऊट पटांग से साइन बनाते थे। अब देखो ये उन्होंने यहाँ पे ये पता नहीं क्या बनाया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये बना दिए, क्या मतलब है इनका समझ में नहीं आ रहा है। ये यू बना दिया है, और ये पता नहीं ये कौन सा लगड़ बग्गा बना दिया है, ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। ये तो यूनिकॉर्न हमें समझ में आ रहा है। यूनिकॉर्न देखो क्या होता है, एक घोड़ा होता है जिसका सिर्फ एक सींग होता है, जो व्हाइट कलर का घोड़ा होता है। ये एक माइथिकल हॉर्स है, मतलब ऐसा मानते हैं कि ये एंजल है। जैसे हम कहते हैं ना ये भगवान है, तो भगवान ऐसे होंगे, भगवान वैसे होंगे, तो इस कल्पना में हम उनकी मूर्तियाँ बनाते हैं। वैसे ही ये लोग क्या करते हैं कि ये यूनिकॉर्न में बिलीव रखते हैं कि एंजल आएगा और एंजल ऐसा दिखेगा, तो ये लोग यूनिकॉर्न को बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इनकी बहुत ज़्यादा सील हैं, जितनी भी सील हैं, हमें सारी सील पे यही सारे साइन मिलते हैं। एक मिनट, तो हमें इनकी सारी सील पे यही साइन मिलते हैं, जानवरों के साइन मिलते हैं, और कुछ तरीके से ऐसे इम्प्रिंट्स दिखाई देते हैं, ठीक है, जिनका क्या मतलब है क्या नहीं वो हमने अभी तक नहीं खोज पाया कि एक्चुअल में ये सारे साइन हमें बताना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़े। देन हमें स्कल्पचर में देखो यूनिकॉर्न मोटिव दिखाई देता है। यूनिकॉर्न का सिंपल सा मतलब यही है कि एक एक सींग वाला प्यारा सा घोड़ा, जिसको ये लोग पूजा वूजा करते हैं, जिसको माइथिकल मानते हैं, आज भी मानते हैं, लेकिन कभी किसी ने यूनिकॉर्न देखा नहीं है। आपने हॉलीवुड की मूवीज़ देखी होंगी, बॉलीवुड की भी देखी होंगी, शायद बनाई होंगी, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक देखा था पिक्चर में, किसी को कोई इंसान था, उसको विजुअल्स दिखाई देते थे, उसमें उन्होंने ना एक नदी के पास एक ऐसे सफ़ेद रंग का घोड़ा, और जिसका सिर्फ एक ही सींग है, तो वही यूनिकॉर्न, तो इसका ना बहुत ज़्यादा अच्छा साइन मानते हैं कि वो दिख जाए तो मतलब एक तरीके से एंजल दिख गया, या फिर जो हमारी मैथोलॉजिकल चीज़ें हमने बना रखी हैं वो सबको हम जस्टिफाई करने के लिए बोलते हैं। अब हम देखेंगे स्कल्पचर में क्या क्या चीज़ें हैं। हमें डांसिंग गर्ल की फ़ोटो मिलती है, भाई फ़ोटो नहीं, इसकी पूरी की पूरी हमें मूर्ति मिलती है, जो कि ब्रॉन्ज की बनी हुई है। देखो ये रही, इसको हमने डांसिंग गर्ल बोल दिया, पता नहीं कहाँ से डांस कर रही है, कमर पे हाथ रख के खड़ी है, तो डांस ही कर रही होगी भाई, उसी के लिए प्रिपेयर होगी। तो देखो यहाँ पे इसने बैंगल्स पहन रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक पूरे में इसने बैंगल्स पहन रखे हैं, यहाँ बैंगल पहन रखे हैं, यहाँ बैंगल पहन रखे हैं, और देखो इसके गले में भी चीज़ें हैं, और यहाँ पे पता नहीं इसने क्या पहन रखा है, प्लाजो पहन रखा है, इनके क्या पहन रखा है। तो ये चीज़ हमें एक डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज की हमें देखने को मिलती है, जिससे हमें पता लगता है कि जो लेडीज़ लोग हुआ करते थे वो तब भी एकदम फुल टशन में रहते थे, मेकअप वेकअप करके और सिंगार बन के टॉप बन के घूमते थे, ठीक है। और हमें बियर्डेड मैन की फ़ोटो हमने पहले ही देख ली, जिसको बियर्डेड मैन कह दो या प्रीस्ट किंग कह दो, तो वो हमें मिली है। तो जिसमें क्या है, वो उस पर शॉल टंगी है, शॉल पे कुछ फूल बने हुए हैं, जिससे पता लगता है कि शायद वो प्रीस्ट किंग होगा, जो कि हेड होगा वहाँ पे पूरे समाज में। टेराकोटा के फिगरिन्स मिले हैं। टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा एक जिस तरीके से क्ले देखिए आपने, क्ले से आप कोई भी वो बना देते हो चीज़ें, उसको तोड़ मरोड़ के ये टॉयज़ बना दिया, वो टॉयज़ बना, उसी तरीके से टेराकोटा भी एक सब्सटेंस है जिसके फिगराइंस बने हैं। फिगराइंस का मतलब होता है जिसकी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बने हैं, उसके खिलौने बने हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ बनी, खेलने के लिए बच्चों के मोस्टली टेराकोटा के टॉयज़ ही मिले हैं हमें एक्सकेवेशन में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब चलो इनकी बात कर लेते हैं भाई, इनकी पढ़ाई लिखाई पे बहुत देर हो गई बातें करते हुए, पढ़ाई लिखाई पे बात कर लेते हैं। अब इनकी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज को समझें कि भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। तो जो हड़प्पन की स्क्रिप्ट है, चाहे हड़प्पन कह लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लो, एक ही बात है। हड़प्पन क्यों कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा ना तो सोच लेना। तो हड़प्पा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पहली साइट खोजी गई थी उसको हमने हड़प्पा नाम दे दिया, तो उस साइट की हड़प्पा इतना फेमस हो गया कि हड़प्पा को ही हमने पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही कह दिया कि तुम ही हड़प्पा हो, ठीक है। तो जो हड़प्पा की स्क्रिप्ट है उस वो पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जितनी भी सील हैं भाई, उन सारी सील्स पे हमें ना फोटोज़ दिखाई पड़ते हैं,
हमारे नहीं, जानवर के फ़ोटो, लोगों के फ़ोटो, पेड़ के फ़ोटो, और पता नहीं उन्होंने क्या क्या बना रखा है। तो ये सारे पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या कहना चाह रही हैं ये पिक्चर्स मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। तो हिस्टोरियन को भाई सालों लग गई, उन्होंने तब नहीं समझ पाया, तो मुझे कहाँ से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे लोग खड़े हैं, ये लोग खड़े हैं, ये खड़े, लेकिन ये चोटी भाई कैसे बनाई है, मतलब ये क्या है, ये चोटी क्यों है? तो ये चोटी है, ये देखो ये पेड़ के डाली पे खड़ा हुआ है, पता नहीं त्रिशूल पकड़े क्या पकड़े। और यहाँ से देखो ये इंसान का फेस है, और पीछे क्या है, ये स्ट्रक्चर, ये घोड़े का स्ट्रक्चर है। मुझे तो नहीं लगता ऐसे लोग होते होंगे भाई, है ना। मतलब थोड़ा सा तो लॉजिकली सोचो, ऐसा तो होता ही नहीं होगा भाई कि इंसान का शरीर और जानवर का शरीर वाले हो, मतलब इंसान का मुंह और जानवर का शरीर, ऐसा नहीं होता होगा, ठीक है। तो हमें पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली कुछ सील्स मिली हैं, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा सील्स मिली हैं, जिसमें 400 से प्लस सिंबल बने हैं। अब बताओ हम कैसे पढ़ें भाई, पढ़े तो पढ़ें कैसे, 400 से ज़्यादा तो उन लोगों ने सिंबल बना दिए हैं। उन्होंने सोच लिया होगा कि हम सब मरेंगे डूबेंगे ना, तो आगे जो ह्यूमन्स आएंगे उनके लिए लाओ परेशानी तो थोड़ी खड़ी कर जाए। तो स्टिल अनडेसिफर्ड का मतलब होता है कि इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसको हिस्टोरियंस हो गए, आर्कोलॉजिस्ट हो गए, बेचारे पूरे दुनिया भर के परेशान है कि इसको पढ़ लें आखिर ये लिखा क्या है। जिस दिन इस स्क्रिप्ट को हमने पढ़ लिया तो हमें पता लग जाएगा कि आखिरकार वो उन लोगों की लाइफ थी कैसी और कैसी नहीं थी। क्योंकि मैंने जितना भी आपको पढ़ाया, देखा मैं कितना बोल रही थी कि शायद मे बी अज्यूम करते हैं, तो यही है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, यही है अज्यूम करते हैं, ठीक है। उनकी चीज़ों से ही हम चीज़ों का दाना वाना बुनते रहते हैं और बताते हैं कि ये होगा वो होगा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक्चुअल में एक्यूरेट क्या होता है ये हमें भी नहीं पता है, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर इसकी स्क्रिप्ट कोई पढ़ लेगा, समझ लेगा और इंडिया को बताएगा या दुनिया को बताएगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या कहती है, तो कुछ 10 मिलियन का इनाम रखा गया है। 10 मिलियन 1 मिलियन मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ इसको स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट का इनाम रखा गया है। तो लगे रहो, क्या पता आपकी किस्मत चमक जाए। एंड द लैंग्वेज इज़ पॉसिबल बाय ड्रेविडियन और प्रोटो ड्रेविडियन। तो देखो क्या है कि जो भाषा इसमें लिखी गई है पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उल्टे सीधे साइन बना दिए गए हैं। तो जो हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि हो सकता है ये द्रविडियन भाषा हो। द्रविडियन भाषा का मतलब होता है जो जो साउथ इंडियंस हैं उनकी बहुत 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 पुरानी भाषा है, संस्कृत से भी पुरानी भाषा है। तो कहते हैं कि शायद हो सकता है कि ये वो भाषा हो जिसका इनिशियल स्टेज हो। कोई भी भाषा शुरू होने से पहले क्या होता है, उसमें साइन का रिप्रेजेंटेशन होता है। देखो साइन का रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझो, ये छोटे आ बड़े आ छोटी बड़ी ये चाहे ABCD है, ये सब सिंबल्स तो ही हैं। मतलब आप कहते हो कि लैंग्वेज है, भाषा है, नहीं, ये सब सिंबल्स हैं। और इन सिंबल्स को हमें हज़ारों सालों से रटाया जा रहा है, हज़ारों नहीं मतलब 100 नहीं, मतलब बहुत पहले, तो बहुत सालों से हमें रटाया जा रहा है कि इसको A फॉर एप्पल कहते हैं, B फॉर बॉल कहते हैं, C फॉर कैट कहते हैं, D फॉर डॉग कहते हैं। तो हमें पता लग गया है कि अब ये तो हमने इसको लैंग्वेज मान लिया। लेकिन अगर हम बोले, अगर कोई आया अचानक से कहते A फॉर तो एप्पल होता नहीं और A तो ऐसा बनता ही नहीं है, फिर क्या होगा भाई, पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, पढ़ाई लिखाई सब भाड़ में चली जाएगी, पूरा टेक्नोलॉजी सब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हिस्टोरियंस हैं वो एक एग्जम्पशन लगाते हैं कि हो सकता है कि ये सारी जो लैंग्वेज हैं वो द्रविडियन हो या फिर प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज हो, जो द्रविडियन लैंग्वेजेस के बाद का पीरियड है, ठीक है। सोचते रहो भाई, देखो क्या हो। रिलीजन की बात करेंगे भाई, इनका धार्मिक बिलीफ क्या था, धर्म के बारे में क्या सोचते थे, धर्म की पूजा कैसे करते थे। मदर गॉडेसेस वर्शिप, देखो इनमें ना माता जी की पूजा किया करते थे, ठीक है, मम्मी जी की पूजा किया करते थे। कैसे, अब इसका भी हमने अजम्पशन लगाया है, कुछ पता नहीं है। तो एक सील मिली है हमें इस तरीके की, ठीक है, यहाँ पे मैं सील बना दे रही हूँ। तो वहाँ पे एक औरत बैठी हुई है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे औरत बैठी है और ऐसे बैठी है। देखो मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, प्लीज़ उस पर मत चले जाना। इस तरीके से बैठी हुई है, ठीक है। और इसकी जो नाभि है ना, ये हाँ, यहाँ से एक पेड़ निकलता हुआ दिखाया गया है, पेड़ निकल रहा है इस तरीके से, ठीक है। और वो आंखें बंद करके बैठी है, वाह, ठीक है। ये निकल के, और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाए गए हैं, यहाँ पे पत्ते लटक रहे हैं पेड़ के, यहाँ से पत्ते लटक रहे हैं पेड़ के। तो इस तरीके से हमें एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। तो इससे हिस्टोरियन ये कहते हैं कि हो सकता है कि ये देवी हो, ये ये फर्टिलिटी की देवी हो सकता है कि लोग ना फर्टिलिटी मांगते हों कि हमारी फसल अच्छी करना, तो उन्होंने ना एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि ये देवी माता है, इनकी पूजा करेंगे और हमें जो अनाज मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं, वो इन्हीं की कृपा से मिलती हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बाकी प्रोटो शिवा की, हम पाशुपति की लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। पाशुपति आपको मानस सिंह कहते हैं जिसको, ठीक है, उनकी ये पूजा करते हैं। तो कहते हैं कि ये शिवा है, ये प्रोटो शिवा है, मतलब शिवा की इमेज बनने से पहले की जो इमेजेस हैं शिवा को हम सिंबल्स में पूजा करते हैं,
वर्शिप की बातें करते हैं। एनिमल वर्शिप क्या करते हैं ये लोग, सारे जानवरों की पूजा करते थे, जिसमें बुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यूनिकॉर्न इंपॉर्टेंट हो जाए। जो बुल हो जाता है वो तो अभी भी इंपॉर्टेंट, जो आप नंदी की पूजा करते हो वो बुल तो ही है। देखो मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन वो नंदी जो पूजा करते हैं, जिनकी शिव जी के वो भक्त हैं, शिव जी जिस पे बैठते हैं, तो वो बुल हैं मेरे ख्याल से, है ना। मुझे पता नहीं, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे बताना। फायर अल्टर्स हमें देखने को मिले हैं, जिसमें कालीबंगा बहुत ज़्यादा मेजर साइट बन जाती है जहाँ से फायर अल्टर्स मिले हैं। फायर अल्टर्स का मतलब सिंपल से ये होता है हवन कुंड, ठीक है। ये हवन कुंड बना है इस तरीके से स्ट्रक्चर, हमें कालीबंगा से मिले हैं। यहाँ पे लोग बैठे हैं, वहाँ पे लोग बैठे हैं, इसके आसपास बैठ के क्या करते थे, पूजा करते थे और इस अग्नि में सामग्री डालते थे और मंत्र बोलते थे, ठीक है। पता नहीं मंत्र होते भी थे इनके, नहीं होते थे, हमें इतना कंप्लीट नहीं पता है। बट द नो टेम्पल डिस्कवर्ड, हमें कोई मंदिर का साइन नहीं मिला, यहाँ पे कोई मंदिर नहीं था, ठीक है। अभी तक उन्होंने भगवान को सोचा नहीं है कि भगवान कैसा दिखता होगा, हमारे जैसा दिखता होगा, अभी तक इन्होंने इतनी बुद्धि नहीं आई है, तो इन्होंने इसलिए मंदिर वंदिर नहीं बनाई है, कोई भी चीज़। और मंदिर नहीं बनाया तो शायद इसीलिए सारे के सारे निपट गए। जोक्स अपार्ट, ऐसी मजाक कर रही थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, साइंस में इन्होंने कितना कुछ प्रोग्रेस कर ली थी, या टेक्नोलॉजी के बारे में क्या क्या जानते थे। तो वेट एंड मेजर हमें बाइनरी सिस्टम में मिलता है। बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है जब हम 2 से करते हैं, 2 × 2, 4 × 2, तो इस तरीके से हमें बाइनरी कन्वर्जन मिलता है, जिसमें बाइनरी में बेसिकली क्या होता है, 1 1 0 1 1, कोई यूनिट को हम इस तरीके से काउंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, जब वेट करने की कोई मेजरमेंट चीज़ नहीं होती, तो एक बाट जिसको होता है वो 1 किलो का होता है, ठीक है। 1 kg का ये हो गया, तो इतनी ही बराबर की ना एक ईंट ले लिया करते थे, ईंट। फिर उस ईंट को इसके कंपैरिजन में यूज़ किया करते, ये पहले चलती चीज़ें, पहले मैंने भी देखी थी बहुत ज़्यादा। हाँ, इतनी पुरानी नहीं हूँ मैं, बट मैंने कुछ चीज़ देखी थी। मेटलर्जी, कॉपर ब्रॉन्ज टूल्स होता था, ठीक है। कॉपर ब्रॉन्ज और टूल्स के सारे टूल्स बनते थे, और कोई काम था नहीं इनके पास एग्रीकल्चर और टूल्स बनाने के अलावा, बेचारे क्या करेंगे। अर्बन सैनिटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है कि नगर में बहुत ज़्यादा सफाई रहे, सारे लोग क्या करें, कूड़ा डंप एक अपने घर के सामने ही ना करें, एक दूसरे के बाहर ना फेंकें। एंड एडवांस ड्रेनेज नेटवर्क बना था इनका, बहुत बहुत ज़्यादा एडवांस था। सारे घर के बाहर से नालियाँ जा रही थी, नालियाँ भी प्रॉपर ऊपर से ढकी हुई थी, और कुछ कुछ बीच पे बहुत ज़्यादा कच्ची ईंटें लगी हुई थी, जिससे अगर नाली में कोई चीज़ फंस जाए या फिर कोई चीज़ ऐसी हो जाए, जिससे वो लोग क्या करते थे, उसको वहाँ से ही निकाल के नाली को, और पूरे नाली को क्या करते थे, साफ़ करते थे, जिससे पानी आगे जा सके, ठीक है। इतने एडवांस लोग थे ना, हर चीज़ पता थी कि अगर एकदम से कुछ ख़राब हो गया नालियों में, कुछ बड़ा सा कूड़ा फंस गया, तो फिर हम क्या करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर ख़राब करेंगे। नहीं, स्ट्रक्चर क्यों ख़राब करेंगे भाई, जो उन्होंने पूरी तरीके से बनाए हैं, बीच बीच में वो चेक करने के लिए जो कच्ची ईंटें लगा के उनको निकालेंगे और नाली को साफ़ करेंगे। इतने ज़्यादा ये लोग एडवांस थे। अभी भी आप अगर अभी आप किसी टाउन वाउन में रह रहे हो ना, गाँव वगैरह में रह रहे हो, तो सीरियसली बता रहे, सैनिटेशन का बिल्कुल ध्यान नहीं है वहाँ पे। एक बारिश हो जाए, नाली का पानी घर में घुस जाता है, ऊपर से कोई सैनिटेशन की बात नहीं है। नाली ढकी ढकी हुई नाली की तो छोड़ो भाई, नाली तक नहीं बनी है, लोग पानी ऐसे ही लुढ़का दे रहे हैं अपने घर के आगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे थे, बड़े प्यारे लोग थे, सैनिटेशन का बहुत ख्याल रखते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन एंड पॉसिबल रीज़न। ये इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, इतने बड़े रीजन में फैली हुई थी, इतनी वेल प्लान थी, एडवांस थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, लेकिन इसका डिक्लाइनेशन कैसा हो गया। अब हम इसकी स्टोरी में सबसे पहले चलते हैं। जब मैंने आपको बताया था 1853 के लगभग क्या हो रहा था, पूरे इंडिया में रेलवेज ट्रैक लग रहे थे, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स को भाई एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना था, और अल्टीमेटली सामान ब्रिटेन पहुंचाना था। तो उन्होंने भाई अपनी मजबूरी में और कह दिया कि हम डेवलपमेंट डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन काम तो भाई उन्हीं का जा रहा था सारा का सारा। तो पूरे रेलवे ट्रैक उन्होंने बिछाए थे, और जब रेलवे ट्रैक उन्होंने पंजाब में बिछाने की जब बारी आई थी, तो उन्होंने देखा था कि बहुत बड़ा एक पूरे स्ट्रक्चर किसके नीचे दबा हुआ है, मिट्टी के ढेर के नीचे दबा हुआ है। देन वहाँ पे एकदम से उस चीज़ को, जब वर्कर्स थे उन्होंने बंद कर दिया काम, ठीक है। और वहाँ पे आर्कोलॉजिकल टीम आई, उन्होंने जब पूरे इस चीज़ को सील कर लिया कंप्लीटली, कोई अंदर नहीं आएगा, और जब खुदाई शुरू की वहाँ पे, तो हमने देखने को मिलता है कि बहुत बड़ी नगरीय सभ्यता थी, जो हज़ारों साल पहले रहती थी, ठीक है। लेकिन वो इतनी नीचे कैसे पहुंच गई और सारे स्ट्रक्चर में दब कैसे गई, ये चीज़ हमें पता नहीं लगती है कि आखिर क्या हुआ, कि मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया, अच्छे खासे लोग रह रहे थे, और उनका डिक्लाइनेशन कैसे हो गया, मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है। क्योंकि हम कहीं भी रहते हैं प्लेन एरियाज़ में, तो अगर आप जैसे यूपी में रह रहे हो, यूपी में प्लेन एरियाज़ हैं, ठीक है। आप अभी से अगर 1000 साल बाद की बात कर लोगे ना, और यहाँ पे ह्यूमंस रहेंगे, तो हमारे ही घर तोड़ फोड़ के रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम लोगों के जो घर है वो एकदम डूब जाएंगे, या फिर हम लोग किसी नदी के नीचे बह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से। भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन हम लोग एनवायरनमेंट को इतना नुकसान पहुंचा देते हैं कि कुछ
कुछ भी हो सकता है, फिर पॉसिबल रीजंस ऐसे नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए हर इंसान की ड्यूटी है एनवायरनमेंट के प्रति थोड़ा सा सजग रहो और अपनी भी कुछ ड्यूटी को निभाओ, ठीक है। तो देखो कुछ जो हिस्टोरियंस वो कहते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बाढ़ आई हो, जिसको हम फ्लड कह रहे हैं, कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो कहते हैं नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कि कैसे हो सकता है बताओ। तो हमने देखा था जो पूरी सभ्यता है वो किस नदी के किनारे बसी है। तो आपने कहा कि सिंधु नदी के किनारे बसी। मैंने कहा सिंधु नदी कितनी बड़ी है, कि वो तो बहुत बड़ी है, उसका पानी का वॉल्यूम बहुत बड़ा है और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी बहुत बहुत बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज है, चाहे झेलम हो गई, चिनाब, ब्यास, ये सारी बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी हैं। तो कहते हैं कि हो सकता है अचानक से इतना ज़्यादा फ्लो बढ़ गया हो पानी में कि सारी नदियों ने अपनी जो एक लिमिट होती है या फिर जो डेड लाइन होती है, रेड लाइन होती है, जो सी लेवल होता है, उसको क्रॉस कर लिया होगा और अचानक से पूरे नगर में पानी भर गया होगा और जिससे क्या होगा, पूरी सभ्यता खराब हो गई। या फिर कुछ लोग कहते हैं, मैंने आपको बताया था ना एक मूवी देखना मोहनजोदड़ो, उसकी है ऋतिक रोशन की, बहुत प्यारी मूवी है, प्लीज़ उसको देखना, मतलब मज़े आएंगे देख के। मैंने देखी हुई है, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूँगी उसको देखो, तो तुम्हें और भी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। जो जो मैंने बताई है ना, आप उसको देख लोगे ना तो आपको कहोगे वाओ ये कितनी बढ़िया है, ये कितनी बढ़िया है, तो ये चीज़ें बोलोगे। तो हम पहले क्या पॉसिबल रीज़न फ्लड की बात करते हैं। ये हम बात कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा। जो फ्लड की हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है बहुत बड़ी एक फ्लड को हिंदी में क्या कहते हैं, नहीं पता मुझे, सॉरी। हाँ तो अरे यार बाढ़ कभी कभी ना ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे दिमाग में रहती हैं, हमारे टंग पे रहती हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। तो कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि जो बाढ़ आई होगी उस बाढ़ में सारा का सारा स्ट्रक्चर ढक गया और लोग थे वो भाग गए होंगे और बहुत ज़्यादा लोग मारे गए होंगे उसमें। लेकिन कोई लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज हुआ होगा। क्लाइमेट चेंज कैसे हुआ, अचानक से बारिश हुई होगी भयानक वाली, बारिश की वजह से क्या होगा, नदी में पानी का स्तर बढ़ गया होगा और उससे क्या हुआ, इवेंचुअली बाढ़ आ गई होगी और उसने क्या हुआ, पूरे लोगों को मार डाला। ये क्या, कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेड में डिक्लाइन हो गया होगा, जब ट्रेड हो नहीं रहा होगा या फिर वहाँ के सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए होंगे तो लोगों ने सिटी को अबंडन कर दिया होगा, छोड़ दिया होगा उस जगह पे और गंगा दोआब जो रीजन है उसमें आके बस गए होंगे, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन कुछ कहते हैं टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस हुए होंगे। टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस का मतलब होता है कि हम जो अर्थ सरफेस पे रह रहे हैं उसके नीचे बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, ठीक है, खाने की प्लेट नहीं है, लेकिन हाँ क्रस्ट के जो हमारा क्रस्ट है उसकी बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं जो क्या करती रहती हैं, मूव करती रहती हैं। क्योंकि उसके अगर नीचे की आप हिस्ट्री देखोगे तो नीचे की हिस्ट्री ने उसके अगर नीचे चले जाओगे तो सब क्या है, लावा है नीचे, और चले जाओ फिर गर्मी है। उस गर्मी को रिलीज़ होने के लिए कोई जगह तो चाहिए, तभी क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं, सुनामी आते हैं, क्योंकि वो एनर्जी एकदम से रिलीज़ होना चाहती है कहीं ना कहीं। तो हो सकता है कि मे बी कोई टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस हुआ हो जिससे क्या हुआ, वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर गिर गया हो अचानक से, या फिर लोग डर गए होंगे, डर के मारे भाग गए होंगे, या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा कि वहाँ पे जैसे हमें लावा वगैरह वॉल्केनो को हमें साइन मिले नहीं है। तो ये जो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस की थ्योरी ये भी थोड़ी सी गलत हो जाती है। लेकिन हाँ, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस से वॉल्केनो इरप्ट हो, क्योंकि जहाँ वॉल्केनो होते हैं वहाँ ही वॉल्केनो इरप्ट होता है। जहाँ वॉल्केनो नहीं होंगे वहाँ क्या इरप्ट होगा, कुछ नहीं, वहाँ क्या होगा, पानी में उथल पुथल हो जाएगी। तो कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं। एंड द आर्यन इन्वेजन, देखो आर्यन इन्वेजन का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इंडिया में थी और पाकिस्तान के रीजन में थी। तो जो सेंट्रल एशिया का रीजन था वहाँ भी तो लोग रहते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सारे के सारे दुनिया भर के लोग सिर्फ इंडस वैली में रहते होंगे, मेसोपोटामिया में रह रहे हैं, उससे ऊपर भी रह रहे होंगे। तो कुछ लोग कहते हैं जो सेंट्रल एशिया की जो रेस थी, सेंट्रल एशिया के लोग थे, वो घोड़ों की सवारी करने में बहुत माहिर थे, बढ़िया वाले माहिर थे। और उन्होंने लोग क्या किया होगा, वो एकदम से आए होंगे अपने घोड़े पे चढ़ के, 1000-4000 लोग, उन्होंने आके पूरा इन लोगों से लड़ाई की, जो लोकल लोग थे यहाँ के, जिन्हें हम हड़प्पा वासी कहते हैं, उन सबको मारा, उन सब की सिटी को बर्बाद किया और वापस चले गए होंगे, या फिर वो यहीं सेटल हो गए होंगे। तो ये जो आर्यन वाली जो थ्योरी है ना, मैंने आपको बताया आर्यंस आए थे, उन्होंने ये किया, ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है। इसको मतलब कि बहुत ज़्यादा डिबेट किया है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा। और प्रेजेंट डे इसका स्टेटस मैं बता दे रही हूँ, जो आर्यन इन्वेजन की थ्योरी है उसको कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया है, उसको पूरा नकार दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है और बहुत ज़्यादा सेसेशनिस्ट टेंडेंसी को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें कि आर्यंस थे वो नॉर्थ इंडिया में सेटल हो गए, तो जो यहाँ के लोकल इनहेबिटेंट्स हैं, जिन्हें हम साउथ इंडियंस कहते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडियंस कहते हैं, उन लोगों में एक भावना आती है नॉर्थ इंडियंस के लिए कि ये तो आर्यंस हैं, इनके पूर्वज तो वहाँ से आए थे, उन्होंने तो हमें लूटा था। तो इस तरह की भावना प्रमोट ना हो, तो इसलिए इसको आर्यन की इन्वेजन थ्योरी को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। बाकी इसके पॉसिबल रीज़न क्या है डिक्लाइनेशन के, वो किसी को नहीं पता है, कुछ कोई जानता नहीं कि एग्जैक्ट हुआ क्या था, कौन आया था, किसने यहाँ पे आके इतना ज़्यादा जुल्म ढाया था इन लोगों में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं है।
लेकिन हाँ चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, आगे चल के कभी हमें पता लग पाएगा कि नहीं पता लग पाएगा कि आखिरकार हुआ क्या था, यहाँ के लोग चले क्यों गए थे। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे सूखा पड़ गया होगा, मिट्टी एकदम से ख़राब हो गई होगी, क्योंकि बहुत टाइम से ये लोग क्या कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी कर रहे हैं, वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद क्या होगा, वहाँ की जो सॉइल थी वो पूरी तरीके से अपनी उर्वरता होती है। एक तो मेरे मुंह से सही वर्ड नहीं आते हैं, तो जो फर्टिलिटी होगी वो कैसी हो गई होगी, वो ख़त्म हो गई होगी, इसलिए लोगों ने क्या किया, शिफ्ट कर लिया। और जब किसी टाइम पीरियड में आप शिफ्ट कर जाते हो तो उस तरीके से स्ट्रक्चर अपने आप ही क्या हो जाता है, बहुत पुराने हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। आप अपने घर से कहीं चले जाओ 5 दिन के लिए, भाई ऐसा घर हो जाता है ना, आपके घर में कोई नहीं आया होगा ना, फिर भी हर घर में हर चीज़ पे धूल जम गई होगी। लेकिन इन लोगों ने तो हज़ारों साल पहले ही अबंडन कर लिया, तो सोचो कितना बड़ा, अगर वहाँ पे आंधी तूफान आता होगा तो वो भी उनके घर में सेटल हो जाती होगी, जो सैंड होती होगी। और जो अगर पानी वानी आ जाता होगा उसका, नदी का, तो उसके साथ जो सैंड आती होगी वो भी इनके घर में सेटल हो जाती है। तो इस तरीके से टाइम के साथ साथ वो स्ट्रक्चर नीचे चला गया और कम्प्लीटली दब गया, और उसके ऊपर एकदम से क्या हुआ, दूसरा बेस बन गया, किसका, ज़मीन का। तो ये सारे पॉसिबल हमें रीज़न देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं इसके आगे क्या है। हाँ तो इसके आगे कुछ नहीं है, मेरा प्यार भरा थैंक यू है आप सारे लोगों को। आई होप सारे लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। इसका फर्स्ट पार्ट आपने अगर नहीं देखा है देन मेक श्योर आप पहले फर्स्ट पार्ट देखें, देन ही सेकंड पार्ट देखें, क्योंकि आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है देन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने जब दूसरी वीडियो बनाई है उसको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से शुरू किया है, और जो फर्स्ट पार्ट है मैंने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर ही छोड़ा था, ठीक है। तो पहले उसको देख लेना, देन इसको देख लेना, पूरी कंप्लीट वीडियो समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे बता देना, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखो, खुश रहो, दूसरों को खुश रखो, और गुड नाइट।